हाय, शुभ संध्या। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पतन पे डिस्कस करने वाले थे। पतन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। जैसे हम लोगों ने देखा कि इसका उद्भव, उसके बाद इसका विकास और उसके बाद इसका पतन। इसका पतन भी होता है। पतन कैसे होता है या उसके क्या कारण रहे होंगे, हम लोग उसी पर अभी चर्चा करेंगे। पतन के बारे में कोई एक खास कारण अभी तक नहीं बताया जा सका है जिस पर कि हम लोग बिल्कुल कंफर्म होकर के कह सकें कि यही वह एकमात्र कारण है, क्योंकि यहाँ पर में पुरातात्विक सामग्री और लिखित सामग्री का भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर में ये नहीं कहा जा सकता है कि लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण हम लोग कंफर्म होकर के नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये सभ्यता एकाएक कैसे गर्त में समा गई। फिर दूसरी बात यह है कि इस सभ्यता इस सभ्यता को अनुसरण करते हुए बहुत सारे जगह पर में यानी कि माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से ही प्रेरित होकर या हड़प्पा सभ्यता के ही अवशेष पर अन्य जगहों पर, जैसे हमने आप लोगों को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में बताया था, तो वह आगे ज़्यादा दिनों तक निरंतर चलते रहती है। यहाँ पर में कारण चाहे जो भी हो, हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जो इतिहासकार थे, उनके अनुसार, उनका जो कहना है उन्हीं के अनुसार हम लोग यहाँ पर में देखने की कोशिश करेंगे कि पतन के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक थे या हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मत प्रस्तुत किया जाता है वह गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा आर्यों का आक्रमण। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, और वैदिक सभ्यता को स्थापित करने वाले जो लोग थे वो आर्य थे। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। जब हम लोग वैदिक साहित्य यानी कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तभी वहाँ पर में उसको हम लोग पूरा देखेंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पर में देखना है कि आर्य इसके लिए कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल थे। खास करके मोहनजोदड़ो में मृतकों का यानी कि पूरा का पूरा कंकाल मिला है, और कंकाल के आधार पर जो कंकाल मिला है, कंकाल पर में चोट का यानी कि उनको जो मारा जाता था या काटा जाता था उसका निशान मिला है। और इसके निशान पर ये कहा जाता है कि आर्यों ने संभवतः आक्रमण किया था या बाह्य लोगों ने आक्रमण किया था, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। अगर हम लोग मान भी लें कि आर्यों ने के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ था, तो आर्यों ने केवल मोहनजोदड़ो में ऐसा मिला, हड़प्पा में नहीं मिला, या फिर अन्य जगहों पर पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता था हम लोगों ने देखा था कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। गुजरात में भी था, राजस्थान में भी था, वहाँ तो ऐसी बात नहीं थी। दूसरी बात, जो वैदिक सभ्यता को बनाने वाले आर्य लोग जो आए थे, प्रारंभिक लोग, उनको जानने का जो प्रमुख माध्यम है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का अभी तक ठीक से काल निर्धारण नहीं हो सका है कि वह कब का है। तो हम लोग कन्फर्म होकर के इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आर्यों के द्वारा इस पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश कर दिया गया, ये संभव प्रतीत नहीं होता है। अब जो दूसरा मत है वह है जॉन मार्शल एवं मैके का बाढ़। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साइट्स थे वह किसी न किसी नदी के किनारे थे, या सिंधु नदी हो, रावी हो, सरस्वती हो, घग्गर हो, दाष्ट हो, कोई भी नदी हो। हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी सभ्यता जो पहल स्थापित हुई किसी नदी के किनारे विभिन्न कारणों से, अपने पानी के लिए, पशुओं के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, घर बनाने के लिए, वहाँ पर में गीली मिट्टी होती थी उसके लिए, यह लोग मुख्यतः जो सभ्यताओं का निर्माण किया जाता था वह नदी के किनारे ही किया जाता था। जब नदी के किनारे किया गया तो हम लोग आज भी देखते हैं कि फ्लड की समस्या, जब बाढ़ का समय आता है तो हमारी नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, यानी कि उसको हमारा अपवाह तंत्र संभाल के नहीं रख पाता है, और पानी इधर उधर यानी कि दोनों तरफ बहने लगता है, और उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खास करके जॉन मार्शल साहब का कहना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस बात को भी हम लोग पूरा का पूरा नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं कि बाढ़ लगता है कि एक उचित कारण हो सकता है, लेकिन बाढ़ एक ही समय में हम लोग देखते हैं। अगर आज भारत की बात करें तो एक समय में बिहार में बाढ़ रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, तो भारत के अन्य जगहों पर बाढ़ नहीं रहता है।
तो ये संभव नहीं है कि बाढ़ के आने से हो सकता है 1-2 शहर तबाह हो गया हो या 1-2 जगह तबाह हो गया हो, लेकिन पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता एक बार में खत्म हो गई हो, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। फिर ऑर्नस्टाइन और एएन घोष का आपका जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, आज हमारे विश्व की सबसे प्रमुख समस्या। आज कोरोना ने सबसे भयंकर समस्या का रूप ग्रहण कर लिया है, लेकिन इससे पहले और अभी आगे भी चलता रहेगा, और वो है जलवायु परिवर्तन। कार्बन की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इससे पूरा का पूरा विश्व संकट की चपेट में आने वाला है। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं जब आज हम लोग जलवायु परिवर्तन से इतने उन्नत हो चुके हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, और इसके बावजूद जब हम लोग जलवायु परिवर्तन कार्बन की मात्रा को बढ़ने से नहीं रोक पा रहे हैं अपने लोभ के कारण, अपने लालच के कारण, तो हो सकता है उस समय जलवायु परिवर्तन हुआ हो, कुछ इस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ हो कि लोगों का जीना मुहाल हो गया हो। लेकिन इस बात को भी ज़्यादा बल नहीं मिलता है, इस मत को ज़्यादा बल नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आज से 5000 साल पहले अगर कोई जलवायु परिवर्तन हुआ होता उस तरीके से बृहत स्तर पर, तो हमारे वैज्ञानिकों को, यानी कि आज के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको ये पता होता, वह मालूम कर सकते थे कि क्या वाकई उस समय में ऐसा कुछ हुआ था। तो इस मत को भी हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। इसके बाद है ऑर्नस्टाइन और एएन घोष, इनका पूरा नाम अमलानंद घोष है, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे हमारे इंडिया के, और ये तो हो गया जलवायु परिवर्तन। इसके बाद और कुछ विद्वान हैं जो प्रशासनिक शिथिलता या संसाधनों का दोहन। प्रशासनिक शिथिलता कहने का मतलब है जो हम लोगों पर प्रशासन किया जाता है ऊपर से नीचे तक, राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे में जो हमारे कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, बीडीओ होते हैं, यहाँ तक या उनके नीचे भी जाता है ये श्रृंखला। तो इन लोगों के अंदर एक शिथिलता आ गई हो, ये लोग अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाते हों, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया हो, और इसके कारण यह सभ्यता धीरे धीरे पतन के मुहाने पर जाकर के खड़ी हो गई हो, ऐसा माना जा सकता है। फिर भी इसको भी कोई खास बल नहीं दिया जाता है। उसके बाद है संसाधनों का दोहन, संसाधनों का अति दोहन। संसाधनों के अति दोहन से यहाँ पर मैं मतलब है कि जो हमारे पास संसाधन थे, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी सामग्री प्रयुक्त किए जाते हैं, चीज़ें प्रयुक्त, वस्तुएं प्रयुक्त की जाती हैं, उनको हम लोग संसाधन कहते हैं। ये जो संसाधन, और हम लोग जानते हैं कि बिना संसाधन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस समय भी जो संसाधन थे, चाहे कांसा था, शीशा था, टीन था, मिट्टी था, जो भी था, उसका बहुत अधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल किया गया। यह नहीं सोचा गया कि इसका जो हमारे पास उपलब्ध मात्रा है वह सीमित है, या उसकी अन्य संसाधनों की उनको जानकारी नहीं थी जिसको वो संसाधन बना सकते थे, और उन्होंने इस्तेमाल करना जारी रखा आवश्यक चीज़ों की, जिससे कि एक सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, उन चीज़ों का दोहन होता गया और ये सभ्यता अंतिम में गर्त में समा गई, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी यहाँ पर मैं इन सारी बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रमुख कारण मान करके चलें। वैसे इतिहास में या आपका लुसेंट है वहाँ पर में ये लिख दिया जाता है कि बाढ़ को सबसे प्रभावी कारण माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जितने भी कारण थे, इन सारे कारणों ने मिलजुल करके यहाँ पर में हड़प्पा सभ्यता को पतन की ओर अग्रसर किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर एक बात आप लोग अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन, यानी कि जो उसका नगरीकरण था, जिसके लिए ये फेमस हुआ, वह खत्म हो गया। लेकिन जो उस सभ्यता को के जीने के मूल आधार थे, जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, वह अपने जगह पर वजूद में कायम रही, जो आगे आने वाले कई एक सालों तक वह निरंतर जारी रहा। तो हम लोग इसको फिलहाल इसी परिप्रेक्ष्य में देख करके चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का पतन भी खत्म होता है। लेकिन जहाँ तक हम बार बार अपने वीडियो को खुद देखते रहते हैं, तो हमको लगता है कि हम बहुत कुछ छोड़े हैं, जो हमको पहले बताना चाहिए था उसको हमने नहीं बताया, या और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमने नहीं बताया, तो उसको बताना मेरा काम है। यहाँ पर मैं हड़प्पा काल का समय निर्धारण, हड़प्पा काल में हम लोगों ने देखा कि 2350 से 1750 तक इसको हम लेकर के अभी चलते हैं। तो ये कैसे हम लोग जानते हैं कि 2350 से 1750, तो इसके लिए कार्बन डेटिंग इसका पूरा का पूरा हम लोग
ये जो मेथड है एक वैज्ञानिक मेथड है और इसका इस्तेमाल किया जा करके और इसका पता लगाया गया। कार्बन हम लोग ये जानते हैं कि कोई जंतु है या पेड़ पौधा है तो उसमें कार्बन की निश्चित मात्रा होती है। जब वह चीज़ मृत हो जाता है तब धीरे 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 उसमें से कार्बन का क्षय होते जाता है और जहाँ से वह चीज़ खत्म होता है यानी कि मृतप्राय की अवस्था में आता है, उसके बाद उसका जो अर्ध आयु काल होता है वो 5730 साल का होता है। तो इसके आधार पर किसी चीज़ की गणना की जाती है। वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता का मिला, वहाँ से जो जीवाश्म मिले, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये एक निष्कर्ष निकाला कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2350 से 1750 BC की। ये जो खास करके कार्बन डेटिंग की, जिसको हम लोग C14 कहते हैं, ये भी पूरा का पूरा प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जितना क्षय होता है उससे 27 से 28% तक की अधिक मात्रा उसमें फिर आते जाती है। तो हम लोग निश्चित रूप से ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि ये वहीं तक का है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी को मान करके चलते हैं और इसके आधार पर हम लोग गणना करते हैं कि ये सभ्यता यानी कि वहाँ पर में जो चीज़ें मिली हैं खास करके जीवाश्म के रूप में जिसमें लाइफ हो उसके रूप में, तो हम लोग यही जानते हैं कि 2350 से 1750। इस जो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो पूरा का पूरा है, इसको लाने वाले यानी इसका आविष्कार करने वाले जो महापुरुष थे उनका नाम विलियर्ड लिवी। आप लोग इनको याद रखेंगे, हो सकता है ये भी क्वेश्चन में आए, कहीं आ सकता है। विलियर्ड लिवी, और इन्होंने 1949 ईस्वी में इसको खोजा था। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में शोधार्थी थे। इन्होंने और इनके सहयोगियों ने मिलकर के इस चीज़ का यानी कि कार्बन डेटिंग जो सिस्टम है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था और इसी के लिए, इसी उल्लेखनीय कार्य के लिए आगे चल कर के 1960 ईस्वी में इनको केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि सबसे जो बड़ा प्राइज होता है विज्ञान में दिया जाने वाला, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला, वह पुरस्कार इनको दिया गया था। तो हम लोगों ने अभी तक में हड़प्पा काल का समय निर्धारण जो मुझसे छूटा था हमने उसको किया। चौहद्दी, जैसे आज भारत की चौहद्दी है उसी तरीके से उस समय हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी क्या थी। हम लोगों ने ये देखा था कि हड़प्पा सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आज का पाकिस्तान, आज का भारत, आज का अफगानिस्तान, इसके क्षेत्र यानी कि इन तमाम जगहों में ये फैला हुआ था। इतना तो हम लोगों ने देखा था। चौहद्दी मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो इन उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम में क्या है, क्या था उस समय में, उस जगह को हम लोग दिमाग में रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पश्चिम से शुरू करते हैं। पश्चिम में सुतकागेंडोर था जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, आज का जो बलूचिस्तान प्रांत है जहाँ पर में बराबर रेवोल्यूशनरी गतिविधियाँ होती रहती हैं जिसको भारत से सपोर्ट भी मिलता है, वहाँ पर सुतकागेंडोर पश्चिमी, सबसे पश्चिमी पूरा स्थल जो इसका मिला है वहाँ का ये है सुतकागेंडोर पश्चिमी। इसके बाद पूर्वी, उसके जस्ट अपोजिट में ही बात कर लें, वो आपके इंडिया में है और आज के इंडिया में आपके उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो गंगा यमुना दोआब में मिला है। यानी गंगा और यमुना नदी के किनारे अगर किसी सभ्यता का वजूद था तो वो हिंडन यानी कि आलमगीरपुर, ये आपका हो गया उधर पश्चिमी, इधर पूर्वी। अब बच गया आपका उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे मांदा। और फिर हम लोग इधर जाएंगे दक्षिण में दायमाबाद, जो कि जिसको हमने आप लोगों को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में बताया था, जहाँ के लिए हमने बताया था कि वहाँ पर में तांबा का रथ मिला है। तो दक्षिण में दायमाबाद और दायमाबाद में तांबा। तो ये कुछ चीज़ें जो हमसे छूटी थी, हमने यहाँ पर में इसको पहले ही मेंशन कर लिया था कि हमको ये सारी बातें बतानी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम आप लोगों को अभी बताएंगे। अब हम उन महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी ले लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे सोना, चांदी, टीन, शीशा, ये सब चीज़ें मंगाई जाती थी
इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है हम लोग उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें से आपका सोना है। सोना वो अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से मंगाया जाता था। सोना अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस अपने देश से बाहर, और कर्नाटक। चांदी आप लोग हो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यानी तो अगर नोट कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो लुसेंट में लिखा हुआ है, इन बातों को आप वहाँ भी से भी मेंशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान और कर्नाटक। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान। टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। हरित मणि दक्षिण भारत से। शंख एवं कौड़ियाँ गुजरात से। शिलाजीत हिमालयी क्षेत्र से। फिरोजा ईरान से। लाजवर्द बदख्शान और मेसोपोटामिया से। गोमेद सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात से। सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। इसमें हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें से कुछ ही है जो महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। सोना, चांदी, तांबा, टीन, इन चीज़ों को आप लोग खास तौर पर याद रखिएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ नहीं देखते हैं, फिर भी हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक चीज़ों को करके रखें, जिससे कि अगर एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शहर है या महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, और उनकी ख्याति, यानी उनको हम लोग किस लिए जानते हैं, वहाँ पर मिलने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो कौन सी थी, उसको हम लोग देखेंगे। हमने नोट कर लिया, उसमें से छांट लिया है जो आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, या नहीं तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, जिससे आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई कठिनाई ना हो। हड़प्पा जो हड़प्पा जगह था, हड़प्पा से आपको कब्रिस्तान 837 मिला है। कब्रिस्तान यहाँ पर में हम चर्चा कर दें इसकी। हड़प्पा में कब्रिस्तान 837 मिला है। इसके दक्षिणी पार्ट में मिला है 837, जो कि समाधि है। और यहाँ पर में जैसे कि आज कल कब्र को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से वहाँ पर में किया गया था। और यहाँ पर में यह ध्यान देने की बात है कि हड़प्पा में शवों को गाड़ा जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। हड़प्पा में गाड़ा जाता था यानी कब्र में दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। 6 अन्नागार मतलब अन्न रखने के लिए, खाद्यान्न रखने के लिए, मोहनजोदड़ो में भी मिला है, हड़प्पा में भी मिला है, लोथल में भी मिला है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, और वह भी 6 अन्नागार जो मिले हैं एक श्रृंखला में मिले हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला कहने का मतलब वो सबसे बड़ा बात है जो हमने आपको पहले बताया कि वहाँ पर में संभवतः आर्यों का आक्रमण किया गया होगा, और उससे जो पूरा का पूरा आया, इसके लिए स्नानागार, अन्नागार और कांसे की नर्तकी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। अन्नागार है, और एक स्नानागार। ये जो स्नानागार था ये सार्वजनिक भवन होता था, मतलब सार्वजनिक भवन टाइप का पूरा बनाया जाता था। एक तालाब था, और तालाब में ये कहा जाता है कि वहाँ पर में पूजा के दृष्टिकोण से लोग इकट्ठे होते थे, और वो पूरा का पूरा अपना पूजा करते थे, एक जगह पर बैठ करके करते थे। तो ये सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है, जबकि अन्नागार जो है, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो ही नहीं, पूरी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है वो है आपका कौन सा, तो वो है स्नानागार। सुत का गेंदोड़ में तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, आमड़ी में 12 सिंगा का नमूना, चन्हूदरो, मनका और लिपस्टिक। मनका के बारे में हमने कल डिस्कस किया था आपको। इसको लोग आभूषण के रूप में भी इस्तेमाल करते थे, विनिमय के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर में मनका का जो कारखाना था ये बराबर आपसे पूछा जाएगा। इसको आप, और लिपस्टिक यानी कि प्रसाधन के लिए आजकल जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, तो इस तरीके से बस अब हो गया। कालीबंगा, जुता हुआ खेत, पक्की मिट्टी। और कालीबंगा को इसलिए कालीबंगा कहा जाता है कि वहाँ पर में अर्धकाली चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत, अग्निवेदिका से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आजकल हम लोग जो यज्ञ गतिविधियां करते हैं वो लोग भी संपादित करते थे। रंगपुर से सबसे पहले धान की भूसी,
धान की भूसी यहाँ से, और लोथल से धान यानी चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन आपको जब धान की भूसी आएगा तो रंगपुर होगा। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियाँ, ये महत्वपूर्ण है। अमूमन ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी, जो प्रवृत्ति आगे आने वाले सभ्यताओं को, आर्यों को जानकारी थी, तो वो आपका घोड़ा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं खंडन होता है सुरकोटदा से और लोथल से, यहाँ पर में घोड़ा का अवशेष मिला है। तो लेकिन फिर भी आपका जब वनडे में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि किस पशु से परिचित नहीं थे, तो आप एक बार में घोड़ा अगर आएगा तो घोड़ा का आंसर देना है। लोथल में सबसे बड़ा चीज, लोथल को जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो बंदरगाह के लिए जाना जाता था। और एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया था, युगल समाधान, यानी कि वहाँ पर में 3 युगल समाधान मिले हैं, यानी कि एक ही साथ पुरुष भी और महिला भी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय भी सती प्रथा का प्रचलन रहा हो। जब पुरुष मरते हो तो उनके साथ उनकी पत्नियाँ या उनके प्रिय जो कुछ होते हों उनको उसमें डाला जाता हो। 10 आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर गंगा यमुना जो द्वाब था उसमें पहला, सबसे पहला मतलब गंगा यमुना द्वाब में एक ही जगह था, एक ही साइड था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो आलमगीरपुर। धौलावीरा, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये 3 खंड में, ये एकमात्र स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित है। कुणाल जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट की प्राप्ति हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इतना ही, इन सारे चीज़ों को आप लोग बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। इसमें खास करके जो नदी है उसको भी आप लोग देख लेंगे, और नदी के साथ साथ जो इसको खोजने वाले लोग हैं, लेकिन मुख्य 3-4 ही हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। आप लोग इसी पर ध्यान केंद्रित करिएगा, क्योंकि है तो बहुत, अगर आप सबको करेंगे तो आपके दिमाग में एक भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए उचित होगा कि आप लोग 5-6 को जैसे हमने बताया उसको आप लोग टारगेट करेंगे और उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।